वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि बजट के फ़ौरन बाद सनती पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। इस पॉलिसी में यकीनी बनाया जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात की हौसला अफजाई हो ताकि रियल शरह नमू में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि टैरिफ पॉलिसी भी जल्द लाई जा रही है जिसमें गैर ज़रूरी टैक्सेस का खात्मा किया जाएगा। अशरफ मलखम से हारून अख्तर की खुसूसी गुफ्तगू भी हुई है, वो भी मुलाहिजा फरमाइए। हमारे साथ आ जाएं हारून अख्तर साहब, ये एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के और इंडस्ट्रियल सेक्टर। इनके ज़िम्मे 3 अहम काम लगे हैं। नंबर 1 इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आना, नंबर 2 टैरिफ पॉलिसी लेकर आना, जिसमें जो अहम चीज़ें हैं कि कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ की जो पॉलिसी लेके आते हैं वो हुकूमत चेंज होने के साथ तब्दील ना हो। उसके साथ साथ जो टैरिफ है इसमें इस्लाहात लेके आनी, और सबसे अहम कि कारोबारी बंदे के लिए, सरमायाकार के लिए कारोबार करने के माहौल को कैसे बेहतर करना चाहिए। हारून साहब, बड़ा जी अहम जिम्मेदारी आपके पास थी। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, जब तक इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होती पाकिस्तान की ग्रोथ जेन्युइन ग्रोथ नहीं होगी जी। सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी कहाँ जिम्मेदारी लेके आनी चाहिए, उस पर सर कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, हुआ है तो कितना हुआ है कुछ? ग्राउंड सेट है इस वक्त पाकिस्तान का टेक ऑफ करने के लिए। कारोबारी आदमी को, स्पेशली मैन्युफैक्चरर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को जी इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो सपोर्ट नहीं मिली गवर्नमेंट से। वो सपोर्ट तकरीबन तमाम सेक्टर से मुलाकात की है, तमाम चेंबर्स के पास मैं जा चुका हूँ। कंसल्टेशन का प्रोसेस, प्रॉपर एक प्रोसेस टू रिवाइव द कॉन्फिडेंस दैट वंस एग्जिस्टेड अमंग देम, और बहुत हद तक एक मोमेंटम जनरेट हो गया। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर से पहली हफ्ते में जाके मैंने 8 कमेटियाँ बनवाई, जो मेरा ख्याल था कि बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए। हमने बाहर से कंसल्टेंट्स हायर किए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए, हमने लोकल कंसल्टेंट्स हायर किए, तो अब हम तकरीबन 8 कमेटियों की रिकमेंडेशन फाइनल कर ली। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ लाइन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और पाकिस्तान में आज तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई नहीं, ये पहली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी होगी, उनके दौर में ये पहली पॉलिसी होगी। तो हम फोकस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, और हमारी इन 8 कमेटियों की रिकमेंडेशन भी फोकस है, फोकस ऑन द एक्सपोर्टर। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, आपकी रिजर्व में एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज ए परमानेंट सोल्यूशन, नॉट ए टेम्पररी सोल्यूशन। और उसके लिए हमें एक्सपोर्टर को हर किस्म की जो उसकी हर्डल्स हैं उसको दूर करनी है, और उसको कंपेटिटिव एज देनी है ओवर हिज कंपेटिटर। जो रीजन में कंपेटिटर है, जो हमारे साथ compete कर, उसके साथ अगर उसकी डिसएडवांटेज है बिजली की वजह से, गैस की वजह से या इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, उसको क्वांटिफाई करके हमें उसको वापस करना है, इस तरह के उसकी कंपेटिटिव एज जो डिस्टॉर्ट हुई है उसकी गलती से नहीं, बल्कि कुछ मैक्रो फैक्टर्स की वजह से उसको हमें उसमें रिलीफ देनी है। इस तरह आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। सो हम बेस सेट कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम में 2 साल रह गए, इंशाल्लाह स्टेबिलिटी अभी आई है, तो 2 साल में ये और स्टेबिलिटी आके एक ग्रोथ लेवल पे हम पहुंच जाएंगे 2 साल के बाद टेक ऑफ करने के लिए। सर अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जो आपने भी जिक्र किया, हमारा जो मसाइल रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के, नंबर ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी, उसके बाद 2-3 चीज़ें हमारी थी जो बड़ी रुकावटें थी। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया जी। तीसरा सर, बिजली अभी भी एक मसला है, बहुत महंगी है हमारी बिजली के साथ साथ। दूसरा जो बड़ा मसला था, जिसमें IMF भी कहता है, सारे IFIs कहते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए जो माहौल है ये ठीक नहीं है सर। इसमें गवर्नमेंट का हर महकमा रुकावट डालता है, फैसिलिटेट नहीं करता जी। इस माहौल को बेहतर करने के लिए कारोबार सरमायाकार जो पैसे लगाता है सर, वो मुसीबत अपने सर लेता है इस वक्त। इस माहौल को दुरुस्त करने के लिए आप क्या करेंगे, साथ बिजली सस्ती का क्या करेंगे सर? बहुत अच्छी सवाल है। सबसे पहले तो पॉलिसी लाई इसलिए रहे हैं कि स्टेबिलिटी आए। जब पॉलिसी नहीं होती तो स्टेबिलिटी तो कोई नहीं है ना, हर साल चेंज हो सकती है। ऑटो पॉलिसी लाए, 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हुई, बट ऑटो पॉलिसी चेंज हुई। इसी तरह इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, इसलिए वो वही पॉलिसी रहेगी जो स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली वो जो पॉलिसी का मतलब ही है कि 5 साल के लिए जो इन्वेस्टर है उसको पता हो कि 5 साल के लिए मेरे ऊपर टैक्स क्या लगेगा और मुझे क्या मुराद दी जाएगी, वापस नहीं ले ली जाएंगी। दूसरी बात है बिजली इज़ ए चैलेंज। और बिजली इसलिए चैलेंज है कि बहुत सारे पिछले सालों में गलत फैसले हुए, जिसके नतीजे में ये सारा जो मुकदमा पड़ा वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को करना। बट द वर्स्ट इज ओवर। एक तो रेट्स भी नीचे आने शुरू हो गए हैं, दूसरा जैसे जैसे पेट्रोल प्राइसेस नीचे आई है, प्राइम मिनिस्टर ने पास ऑन की है टू द कंज्यूमर, बोथ फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द कॉमन मैन। बहुत सारी इंडस्ट्री
जो है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी लगा रही है या सोलर लगा रही है और या स्टीम टरबाइन लगा रही है, ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकल रहे हैं। एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मजबूरन करना पड़ा है हुकूमत को, बट कैपेसिटी चार्ज भी कम हो गए, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिविजिट हुए हैं और इसके नतीजे में आपको एक ब्रेक मिली है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज अ चैलेंज बट द वर्स्ट इज ओवर, इट्स गोइंग टू गेट बेटर। जी जी। तीसरी चीज जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट की है कि माहौल नहीं है, वो माहौल ही क्रिएट करने के लिए मैंने 8 कमेटियां बनाई हैं। उसके अंदर ये भी मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि नैब, FIA और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के मुताबिक जब अदारे इन ऑल गुड फेथ करती हैं, कारोबार को जब अटैक करती हैं या इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हैं, तो उनको ये अंदाजा नहीं होता कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कारोबार के ऊपर कितनी मुश्किलें डालती है। वो हम एक फायरवॉल बना रहे हैं और SCCP का एक एक्ट में एक क्लॉज है जिसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि कोई भी इदारा बिजनेस को इन्वेस्टिगेट करने से पहले SCCP से जाएगा और SCCP कंप्लेंट वेरिफिकेशन करेगी और अगर वो मुनासिब समझेगी कंप्लेंट आगे जानी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी, हम वो बैंक में जो पैसों की प्रोटेक्शन होती है, सीक्रेसी होती है, वो वापस प्रपोज करेंगे, उसको वापस लेके आने। तीसरी, हमारी जो हम देखते हैं कि जिस वजह से जो कॉस्ट डिसएडवांटेजेस हैं हमारी एक्सपोर्टर के लिए, उन डिसएडवांटेजेस को क्वांटिफाई करके हम एक प्रपोजल लेके जाएंगे कि अगर बिजली का रेट खित्ते में हमारा सबसे ज्यादा है और उसकी कॉस्ट डिसएडवांटेज 5% है, तो उसको किसी तरह से हम कॉम्पनसेट करें अपने एक्सपोर्टर को, क्योंकि एक्सपोर्टर को जब तक आप उसकी कंपेटिटिव डिसएडवांटेज वो रिमूव नहीं करेंगे तो एक्सपोर्टर कहाँ से compete करेगा। हमारी ऐसी इस वक्त स्टडी है कितने हमारे सिख यूनिट्स हैं, कितने जेन्युइनली सिख हैं अपने फाइनेंशियल इशू से या किसी और वजह से मजबूरन उनको बंद करना पड़ा, कितने ऐसे थे जो ब्लैकमेलर थे, कोई अपनी ओवर वैल्यूएशन करवा के बैंक से लोन लिए, एक दिन मशीन हल्की फुल्की चलाई, दोबारा बंद करके चले गए जी। उसमें सर हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लोग फ्रॉड भी करते हैं। कोई हमारी ऐसी स्टडी है कितने यूनिट जेन्युइनली सीख है, कितने फ्रॉड से सीख हुए हैं, फ्रॉड करके चले गए हैं और उसको किस तरह गवर्नमेंट रिवाइव करेगी? बैंक्रप्सी लॉ हम लेके आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल आज तक पाकिस्तान में मिसयूज नहीं आया, उसको इन्वेस्टर को भी फायदा हो। मैं आपको मिसयूज पे भी आता हूँ और दूसरा हम रिवाइवल ऑफ सिख यूनिट्स कर रहे हैं, तो आपका ये दोनों इंटरट्वाइंड है। बिल्कुल। हम ये प्रोटेक्शन देना चाहते हैं कि अगर जेन्युइन इन्वेस्टर आके पैसे लगाता है और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज की वजह से बिजली महंगी हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो उसको प्रोटेक्शन फ्रॉम जनरल मसले दुनिया में होता है, क्योंकि उसको कम से कम 1, 2, 3 दफा चांस तो दे, ताकि द पर्सन हु हैज रन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम ही हैज द बेस्ट चांस टू रिवाइव इट। तो आउटसाइडर तो उस वक्त आते हैं जब ये फ्रॉड का एलिमेंट आ गया। दूसरा आ गया फ्रॉड। देखिए, बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं पिछले 15-20 सालों में, और बैंक फ्रॉड और इंडस्ट्रियल फ्रॉड अब बहुत कम हो गए। जो एक जमाने में 90s में 80s में होते थे वो अब नहीं होते, अब बहुत कम ऐसे हैं, और विलफुल डिफॉल्टर भी बहुत कम हो गए, इतने चेक्स एंड बैलेंस शुरू हो गए। तो आपने कहा कि कितना मेरे अंदाजे में इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो हिट हुआ है इन चीजों की वजह से, बिजली की कीमत, हाई इंटरेस्ट रेट से, वो कम से कम 20% से ऊपर तो बैंकरप्ट हो चुका है। जेन्युइन बैंकरप्सी है जी, जेन्युइन बैंकरप्सी, जेन्युइन बैंकरप्सी। देखा ना, जो इंटरेस्ट 7-8% पे कर रहा था और सडनली 22-30-25% हो गए, तो उसने तो बैंकरप्ट ही होना ना। ठीक है, कौन सी फिजिबिलिटी उसको अलाउ करेगी ये करने के लिए? राइट। और जो हिट हुए हैं और बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, वो इसके अलावा 30-40% है। सो सिकनेस और क्लोज टू सिकनेस और लीडिंग टू सिकनेस इज क्लोज टू 50% मैन्युफैक्चरिंग। इसी वजह से तो आप देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 4 साल से जो है उसी जगह पे खड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत बुरी हालत में, और सारे टैक्सेस जो है 60-70% टैक्सेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खुद देती है या प्रोवाइड करती है, जैसे सेल्स टैक्स कलेक्ट करके देती है, होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करके देती है, और अपने टैक्स भी देती है। हम कोई ट्रेडिंग कंट्री तो नहीं बनेंगे, हम कोई दुबई या हांगकांग तो नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। और अभी जो ये ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसी कंट्रीज जो हिट हो रही है हाई टैरिफ से,
बनस्बत हमारा टैरिफ जो हमें लगेगा, वो सारी कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शिफ्ट करेंगी। वो एक बहुत बड़ी हमारी विंडो आ रही है। दिस गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए अपॉर्चुनिटीज और आ रही हैं। कुछ बाहर की कंट्रीज जो टैरिफ्स की वजह से हिट होंगी, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इधर मूव करेंगी, और उसके लिए हमारी जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम बात कर रहे हैं, और एक नई टैरिफ पॉलिसी आ रही है जिसके अंदर हम टैरिफ्स बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं ताकि हमारी टैरिफ हम कम कर सकेंगे। तो IMF का प्रेशर उसकी बात करता हूँ। ये सेकंड पॉलिसी है हमारी, नेशनल टैरिफ पॉलिसी, जो हम कम कर रहे हैं टैरिफ्स। आप याद रखें कि हम कम इसलिए नहीं कर रहे कि इंडस्ट्री बंद हो जाए, हम कम इसलिए कर रहे हैं कि जो अनड्यू प्रोटेक्शन मिल गई थी रेवेन्यू जनरेशन मेजर्स की वजह से पिछले 2-3 साल से, तो आपकी एडिशनल कस्टम ड्यूटी इसलिए लगी कि रेवेन्यू चाहिए था, RDs बहुत ज्यादा इसलिए लगी कि उनको भी रेवेन्यू चाहिए था, और कुछ RDs ऐसे लगी कि हमारा नेशनल टैरिफ कमीशन इतना इफेक्टिव नहीं था, उसका बोर्ड कंप्लीट नहीं था। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इफेक्टिव भी हो गया है। तो ये सब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत अभी नहीं रही। तो ये पॉलिसी सिर्फ जो एक्सेस प्रोटेक्शन है जो रेवेन्यू जनरेशन की वजह से लगी थी उसको हटा रही है, बिकॉज ऑफ हायर पावर रेट्स एंड हाई गैस रेट एंड हाई टैक्स रेट। वो प्रोटेक्शन जेन्युइन होगी, वो हम उनको देंगे, उससे ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देंगे। सो दैट्स द पॉलिसी, ओवरऑल एक होलिस्टिक पॉलिसी आ रही है। सर एक और अहम चीज़ आपके मिनिस्ट्री में बात होती है कि हमारे 5 सेक्टर जिनको एक्सपोर्ट सेक्टर्स कहा जाता है, एक उनमें से टेक्सटाइल है जी। ये आपकी दोनों मिनिस्ट्री इसी ब्लॉक में है, कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। वो कहते हैं अपटमा हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बच्चा है जिसको हमने इतना दूध पिला दिया कि मोटा हो गया, उठ के खड़ा नहीं हो सकता अनलेस उसको सपोर्ट मिलेगी। जो इनको एक गारंटेड बिजनेस मिल जाता है, GSP प्लस गवर्नमेंट लेके दे देती है। अमेरिका में अभी तक टैरिफ नहीं थे। इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे, खुद अपने तौर पे भी कुछ करें, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें। टोटल मिसकंसेप्शन है, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। किसी ने किसी को नहीं पाला। कुछ चीज़ भी DL TL या ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिले, वो इस वजह से मिले, कॉस्ट डिसएडवांटेजेस थी। मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि किसी को अनड्यू एडवांटेज देके वो दिन चले गए, किसी को कोई अनड्यू एडवांटेज। अभी तो डिसएडवांटेज भी सारे। मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ही जेन्युइननेस है हर चीज़ में, जहाँ उनको मार पड़ती है बल्कि डिसएडवांटेजेस है, और हम अभी तक उनको उस पर उसको ड्रॉबैक नहीं दे सके। जैसे बिजली महंगी है, हमने क्या ड्रॉबैक दी है, मजबूरी है। ऑटो इंडस्ट्री में बात करनी है, मैं उस पर आता हूँ। और बहुत सारे इस तरह के हैं, स्टील सेक्टर है, देखें ना ट्रम्प ने क्या किया है, 25% से 50% प्रोटेक्शन दे दी है स्टील सेक्टर को। एक सिर्फ और चीज़ अभी रिसेंटली हुआ, हमने कैपेसिटी पेमेंट की बात की। आप वज़ीर हैं, कल वज़ीर नहीं होंगे, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, आपकी अपनी इंडस्ट्री वो अपने हमेशा रहने, इसलिए आपसे ज़्यादा इनके मसाइल को कोई नहीं समझता है। सर कैपेसिटी पेमेंट के मसले पे हमने IPPs का आर्म ट्विस्टिंग की, उस पर हमारा इन्वेस्टर बहुत बददिल हुआ। हमने जब एग्रीमेंट कर रहे थे तब नहीं सोचा, बाद में जब होश है एग्रीमेंट गलत हो गए, फिर उनकी आर्म ट्विस्टेड की, एक बैड मैसेज गया। ऐसी सूरत हाल यकीनी बनाएंगे कि दोबारा कुछ ऐसा ना हो। एग्रीड, एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट। बट ये जो कहते हैं कि एग्रीमेंट गलत हुआ, ये हुआ, मुझे ये बताइए, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 2013 में आई थी तो 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी ना पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो सर उसको छोड़ मैं उस पर आता हूँ, मैं इससे पीछे भी जाऊँगा। उसके बाद हमारे नेबर और ब्रदरली कंट्री चाइनीज आए। सर हम सब्जेक्ट से हट जाएंगे, उस पर मेरी पूरी गारंटी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी वो थी डॉलर में थी, फिर डॉलर डिवैल्यू हुआ, ये उस वक्त तो किसी को नहीं पता था। नवाज शरीफ की दौर में 2013 से 2018 जो प्लांट्स लगे वो तो हम उस विजन में आए थे कि हमारी GDP ग्रोथ 7% से ऊपर जाएगी, और आखिरी साल पे 6% चली भी गई थी। और वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई गई, तो उसमें किसका कसूर है? अब GDP 7% जाते जाते नेगेटिव में चला गया, तो पावर किसने कंज्यूम करनी है? जब पावर किसी ने कंज्यूम नहीं की तो कैपेसिटी चार्ज बढ़ते गए, जब कैपेसिटी चार्ज बढ़ते गए तो पूरा सिस्टम फेल हो गया। या तो पूरे सिस्टम को ब्रेक डाउन होने देते, या जहां कुछ लोग कहते थे कि इन एग्रीमेंट्स को मिसयूज किया गया है, तो वहां उनसे मिलके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए रिव्यू किया। सो आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट मेरा ख्याल है कि अब आपको 7 रुपए की ब्रेक मिली ना अपने टैरिफ्स के अंदर, मैं उस पर मुस्कुराऊंगा सिर्फ। सर आप मुस्कुरा दीजिए, जब कुछ बेलाया गवर्नमेंट के पास हमेशा डिफिकल्ट चॉइस, और मेरी मुस्कुराहट तंजन है सर। जब ऊपर फैसले आते हैं ना तो वो आसान फैसले क्यों नहीं होते। एक हमारे यहाँ जो बाहर से इन्वेस्टर आया उसके लिए बड़ा मसला है, उसको प्रॉफिट वापस ले जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है जी।
इस चीज़ को कैसे यकीनी? बड़ा अच्छा सवाल है। थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर करंट अकाउंट। राइट जी, ओके, उसी वजह से मैंने कहा था कि द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कहते हैं फॉर पाकिस्तान इज आर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जी, जब आपके ये रिजर्व्स बिल्ड हो जाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इन्वेस्टमेंट जाएगी भी। ये प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट रिपेट्रिएशन की 1 साल 2 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी, आज बहुत बेहतर हालात है, मगर ये इसीलिए होते हैं ना कि आपको करंट अकाउंट की प्रॉब्लम आ जाता है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट्स को मैच नहीं करती, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, मिलें चलेंगी, पाकिस्तान के डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए चीजें हम खुद बनाएंगे ताकि इंपोर्ट ना हो और एक्सपोर्ट करेंगे, ये तभी चलेगी ना। आप इस मुल्क में आप कारोबारी आदमी को थोड़ा सा आप दे देना एक अच्छा माहौल, जो एक एनवायरनमेंट अच्छा दे दे ताकि वो डर और खौफ में ना रहे, तो ये चढ़ जाएगा मुल्क, और चढ़ना एक्सपोर्टर से है। मैं इत्तेफाक करता हूँ सर। आखिरी सवाल सर, हमारा सब्जेक्ट बहुत वसी है, इसमें घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं। सीरियस जेन्युइन सेक्टर यही है जी, अगर चलेगा तो पूरा मुल्क चलेगा। उसमें सर एक चीज़ आती है ऑटो सेक्टर की, आपने बात की। हमें सर इस वक्त जेन्युइनली के देखें, ऑटो सेक्टर बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन लोकल उन्होंने अपनी गाड़ी बेहतर नहीं की जब तक अभी जो नए प्लेयर्स आए उनके आने तक। अभी भी लोकल गाड़ी जो पहले 3 ब्रांड्स थे उन्होंने कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं की, अब दूसरे ब्रांड्स आके इन पर कुछ पीछे छोड़ गए हैं। हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग सर बहुत कम होती है, करते हैं कि हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके इधर असेंबल की कहा जी लोकली मेड है, लोकली मेड सर नहीं होती वो। इस चीज़ को कैसे बनाएंगे कि हमारी गाड़ी लोकली तैयार हो? The biggest part of a car is an engine. Right. And to make an engine in Pakistan, they need at least 1 million engines to make in Pakistan. Right. स्टील पाकिस्तान के पास है नहीं, सारा कुछ हम इंपोर्ट करते हैं आगे। तो आप कैसे उनको कह सकते हैं 1 मिलियन इंजन बना के, जिसमें 1.5 लाख गाड़ियाँ इधर बेचते हैं, 1.5 लाख गाड़ी का जो 8.5 लाख इंजन है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दें। सो देर आर लिमिटेशंस। जहाँ तक इंजन के अलावा चीज़ें हैं, बहुत काम हुआ है। ये पैपैम जो बनी हुई है, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड असेंबलर्स जो है, ये सारा रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और ये जो ऑटो कंपनीज हैं उनकी डायरेक्शंस के बाद या उनके डिजाइन के ऊपर यह चीजें बनाती हैं। ऑटो से तो बड़ी इंडस्ट्री ये है, तो जनरेशन है, ये तो यहाँ बन रहा है ना। सीटें यहाँ बनती हैं, डैशबोर्ड्स यहाँ बनते हैं, मीटर्स यहाँ बनते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और ये जब कहते हैं किसी मॉडल में 60% डिलीशन है लोकल पार्ट, किसी में 40 है, किसी में 25 है। दूसरी बात है ये दिस इज अ होल प्रोसेस। जैसे हमने मोबाइल फोन की मोबाइल पॉलिसी बनाई है, अब हम एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। पहले असेंबलिंग की बनाई है जी, पहले तो आपको असेंबलिंग पार्ट्स लाए करके आप देते। सेकंड केस में फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में बड़ा कंपटीशन आ जाएगा। सऊदी अरेबिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग खोल रहा है, वहाँ गैस सस्ती, बिजली सस्ती। ये वहाँ अगर हम ये चीजें सारी इनको नहीं देंगे और प्रोटेक्शन नहीं देंगे और हम इनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं करेंगे, तो ये और मुल्कों में चले जाएंगे। अगर श्रीलंका जैसी कंट्री ने सारे इंपेडिमेंट्स हैं, तो व्हाई कैंट वी डू दैट? वी गॉट टू डू दैट। We have to stop the mistrust between the manufacturer, the businessman, and the bureaucracy and the government. Inshallah ta'ala, मुझे बड़ी उम्मीद है। I think we are on the right track. We know where we are. We know where we are heading. हारून अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, हमें कुछ समझाने की कोशिश की, हमने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो असल मकसद वहीं का वही है कि अल्लाह करे इस शोबे को आप रिवाइव करें, इंडस्ट्रियल शोबे को, जो हमारी तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे अहम है। जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं करेगी हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जेन्युइन तरक्की यही है। इसमें 3 चीज़ों का आपने वादा किया, अल्लाह करे पूरी करें। नंबर 1 हम कारोबार करने के माहौल को बेहतर बनाएंगे, सरमायाकारों को हुकूमती इदारे नाजायज़ तंग नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ ना सिर्फ कंज्यूमर के मुफादात का ख्याल रखा जाएगा, सरमायाकार के मुफादात का ख्याल इस तरह रखा जाएगा इससे कंज्यूमर इफेक्ट ना हो जी। मुस्तकबिल में हारून अख्तर साहब, आपसे हम दोबारा इसी बात पे सवाल करते रहेंगे। अगर आप किसी जगह कोई कमज़ोरी दिखाई, आपने इस पॉलिसी पर अमल दरामद ना करवा सके, बार बार आपसे पूछेंगे जी क्यों नहीं हो रहा जी। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, खुदा हाफिज़।